नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे हम वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, किस पे बात करेंगे फ्रेंड्स? वनस्पति विज्ञान में। तो वनस्पति विज्ञान को बोटनी कह सकते हो आप। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता कौन है? तो थियोफ्रास्टस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोफ्रास्टस हैं। इनके द्वारा ही सबसे पहले पादपों का अध्ययन किया गया। जैसे क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले पादपों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो थियोफ्रास्टस के द्वारा किया गया। इसीलिए थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, थियोफ्रास्टस का बहुत बड़ा योगदान था वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पादप जगत का वर्गीकरण, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, दिख रहा है आपको, पादप जगत का जो वर्गीकरण किया गया था वो एकलर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1883 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें पादप जगत होता क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं, तो उसमें हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, देखिए दिख रहा होगा आपको पादप जगत। ठीक है, तो पादप जगत देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है पुष्पोद्भिद वर्ग और एक होता है अपुष्पोद्भिद वर्ग। ठीक है, तो जैसे हम बात करें अपुष्पोद्भिद वर्ग की पहले, तो फ्रेंड्स अपुष्पोद्भिद के भी तीन पार्ट होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, ठीक है, एक होता है ब्रायोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं, किसके? अपुष्पोद्भिद के। अब जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होता है, उसमें थैलोफाइटा के भी अपने तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं थैलोफाइटा के? तीन पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स शैवाल, एक होता है कवक और एक होता है लाइकेन, जिसे आप जीवाणु कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आप पुष्पोद्भिद के बारे में समझ लेंगे। देखिए, पुष्पोद्भिद में क्या होता है, एक होता है नग्नबीजी और एक होता है आवृतबीजी। अब पुष्पोद्भिद के दो पार्ट हो गए, एक नग्नबीजी और एक आवृतबीजी। आवृतबीजी भी अपने आप में दो पार्ट रखती है। ठीक है, तो उसके एक पार्ट में आवृतबीजी क्या आ जाता है, एक बीजपत्री, और एक आ जाता है द्विबीजपत्री। तो फ्रेंड्स, जो वनस्पति विज्ञान का पादप जगत है उसमें सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। इसी के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी डिटेल होती है। तो आइए धीरे धीरे करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा कि अपुष्पोद्भिद जो होता है ना, इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज बिल्कुल नहीं पाए जाते। क्या होता है, जो अपुष्पोद्भिद होता है ना, उसमें पुष्प और जो बीज हैं नहीं पाए जाते। ठीक है, अब समझ लो एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको थैलोफाइटा। ठीक है, क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, थैलोफाइटा पादप जगत का प्रारंभिक समूह माना जाता है। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो थैलोफाइटा को कि यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो फ्रेंड्स याद रखना, सबसे बड़ा समूह जो ना हमारा, वो यही है। कौन सा? थैलोफाइटा है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जिनके शरीर की संरचना अत्यंत सरल होती है। ठीक है, इनके शरीर में कई अंग होते हैं, जैसे जड़, तना और पत्तियां, ये सब नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके शरीर में अंग तो होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, ये भी ध्यान रखना। अब अगर बात करूं, इसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं वो मैंने आपको ऊपर बताया था। एक तो होता है फ्रेंड्स शैवाल, एक होता है कवक और एक होते हैं जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हो आप। ठीक है, तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम शैवाल की। तो जैसे शैवाल की बात करें तो आप यहाँ पर देख लो, शैवाल कहते किसे हैं, तो समझ लो पहले, शैवालों का अध्ययन जो होता है ना, वो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, यह प्रायः पर्णहरिमयुक्त, संवहन ऊतक रहित और आत्मपोषी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? पर्णहरिमयुक्त कहने का मतलब हरे भरे रहते हैं, और संवहन ऊतक रहित और आत्मपोषी होते हैं। देखिए, शैवाल भोजन के रूप में, आयोडीन के रूप में, खाद के रूप में, फ्रेंड्स औषधियों के रूप में और अनुसंधान कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग कैसे होता है, तो मैं एक यहाँ पर नोट में देखो दिखाया गया है। जैसे एक शैवाल है जिसका नाम है फ्रेंड्स क्या? क्लोरेला। ठीक है, उस शैवाल का क्या नाम है? क्लोरेला। शैवाल तो फ्रेंड्स बहुत होते हैं, लेकिन क्लोरेला के बारे में हम समझ लेते हैं, जो भारी मात्रा में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, तो जो क्लोरेला नामक शैवाल होता है ना, ये जो अंतरिक्ष यान में जितने भी व्यक्ति जाते हैं, ठीक है ना, तो अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन
जल और ऑक्सीजन प्राप्त कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? तो क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है ना, वो काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम कवक की। ठीक है, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? कवक की। तो कवक को समझ लो। जैसे कवक की बात करेंगे तो जैसे आप फंगी बोलते हो, ठीक है ना, तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। उसे क्या कहते थे फ्रेंड्स? शैवालों को तो उसे बोलते थे फाइकोलॉजी, इसे बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, कवक की ये क्वेश्चन देखो कई बार रिपीटेड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ना, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? काइटिन की बनी होती है। और जो कवक है ना, पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करने में भी इसका योगदान रहता है। ठीक है, अधिक हानिरष्ट और स्मट वगैरह होते हैं ना जी, जो बहुत ही नुकसानदायी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बात करूं सरसों का सफ़ेद रस्ट, ठीक है, ये रोग है फ्रेंड्स। गेहूं का ढीला स्मट तथा किट्टू रोग। तो गेहूं में फ्रेंड्स ये रोग हो जाते हैं कवकों के उसके कारण। ठीक है, कवक के कारण। कौन सा? गेहूं का ढीला स्मट एवं किट्टू रोग। फिर बात करेंगे मूंगफली का टिक्का रोग भी हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स कवक के रोग ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ जैसे हम बात करेंगे कवकों से होने वाले रोगों पर। ठीक है, तो कवक से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? देखिए जैसे बात करेंगे फ्रेंड्स दाद। ठीक है, देखिए दाद एक तरफ रोग लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक तरफ कवक है। तो दाद किस कवक के कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटान लेस्कोयस के कारण दाद हो जाता है। ठीक है, गंजापन किसके कारण? टीनिया कैपिटिस के कारण। खाज किसके कारण? तो एकेरस एस के बीज के कारण। ठीक है, दमा तो एस्परजिलॉस और ये आपका फ्यूमिगेट्स। ठीक है, अगर एथलीट फुट की बात करूं, किसकी बात करूं फ्रेंड्स? एथलीट फुट की बात करूं तो ये टीनिया पेडिस के कारण। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कवक हैं और ये जो कवक होते हैं ना, इनकी वजह से ऐसे रोग हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। कवकों से होने वाले रोग फ्रेंड्स पूछ लेता है क्वेश्चन, जैसे यही पूछ ले कि भाई गंजापन किस कवक के कारण हो जाता है, तो टीनिया कैपिटिस बता दिया आपने, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे हम जीवाणु की। देखिए जैसे जीवाणु की बात करें तो इसकी जो खोज है ना, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटिनो वन जो है आपके लीवेनहॉक याद रखना, ये ज़्यादा आता है। ठीक है, तो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने तो केवल खोज की थी। अगर ये पूछता है कि नाम किसने दिया, तो एहरेनबर्ग ने ही 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। तो एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया, कब दिया? तो 1829 ईस्वी में दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बात करूंगा 1843 से लेकर 1910 में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की। किसने फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट कोच ने किसकी कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की। ठीक है, तथा रोग का जन्म सिद्धांत भी इन्होंने बताया। तो जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया, तो रॉबर्ट कोच ने दिया। आगे देखिए फ्रेंड्स 1812 से 1892 की बात है, उसमें क्या हुआ? लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पश्चराइजेशन की खोज की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि दूध के पश्चराइजेशन की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसने की फ्रेंड्स? तो लुई पास्चर ने की थी। ये बात आप डीपली याद रखना फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स आगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम विषाणुओं की। किसकी बात करेंगे? विषाणु की। तो विषाणु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक, देखिएगा विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की, ठीक है, इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की। तो जब इन्होंने खोज की ना, तो उसी समय ये जो है तंबाकू के मौजिक रोज की खोज भी कर रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनकी प्रकृति सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी? विषाणुओं की। तो विषाणुओं की प्रकृति कैसी होती है? सजीव एवं निर्जीव जो होती है दोनों प्रकार की होती है। विषाणु के जो निर्जीव होने के लक्षण अगर मैं बताऊं आपको, देखिए सजीव और निर्जीव दोनों के बारे में समझ लिया। पहले सजीव के बारे में चलो समझ लो। ठीक है, सजीव होने के लक्षण कैसे हैं? इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचती ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का जो है संश्लेषण करने लगते हैं। ये कार्य होता है फ्रेंड्स सजीव का। निर्जीव की अगर बात करूं, ये कोसा रूप में नहीं होते, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है।
किसको? निर्जीव को। ठीक है, तो इनको बोतलों में भरकर कभी समय मतलब लंबे समय तक रखा जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स वो 3 प्रकार के होते हैं परपोषी के अंतर्गत। एक होते हैं फ्रेंड्स पादप विषाणु। कौन होते हैं? एक होते हैं पादप, और फ्रेंड्स जो दूसरे होते हैं ना, जो दूसरे होते हैं वो होते हैं जंतु विषाणु। ठीक है, दूसरे जो होते हैं वो जंतु विषाणु होते हैं। और फ्रेंड्स तीसरे होते हैं ना, वो होते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, या जीवाणु भोजी कह सकते हो आप। ठीक है, बैक्टीरियोफेज ना बोलो ना आप, तो जीवाणु भोजी बोल सकते हो आप। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं ना परपोषी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पादप की बात करूँ ना, इसकी बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, इसका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। ठीक है, इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। ठीक है, जितना भी इसका न्यूक्लिक अम्ल होता है टोटल में आरएनए होता है। ठीक है, अगर जंतु की बात करूँ ना, तो इसमें क्या होता है, डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की बात करूं या जीवाणु भोजी की बात करूं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणु को मार डालते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं, डेड कर देते हैं। किसको? जीवाणु भोजियों को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज। ठीक है, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये विषाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी फ्रेंड्स। आगे देखो, तो फ्रेंड्स देखेंगे ब्रायोफाइटा। क्या देखेंगे अब हम? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, या देखिए दिख रहा होगा आपको क्या होता है ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधे होते हैं, समझ रहे हो, सबसे सरल पौधे होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए पौधे जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं। क्या? ये जो पौधे होते हैं जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन लीवर वार्ड्स, हॉर्न वार्ड्स और मास, ठीक है, इसमें जो 3 प्रकार के पौधे हैं ये मैंने ज़्यादा उसमें लिए हैं। ठीक है, आदि की तरह उभयचर होते हैं। ठीक है, ये पौधे भी स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है फ्रेंड्स वो स्वपोषी होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है या पौधों का समूह है। इस प्रभाग में या फिर इस पृथ्वी में कह सकते हो लगभग 25,000 प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ठीक है, इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णता अभाव रहता है। ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णता अभाव रहता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे फ्रेंड्स देखिए, आगे बताना चाहता हूँ स्पैगनम मास पौधों का इस्तेमाल पीट ऊर्जा, ठीक है, पीट ऊर्जा नाम के ईंधन और एंटीसेप्टिक के तौर पर किया जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखना, स्पैगनम मास अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। कौन फ्रेंड्स? तो स्पैगनम मास जो होता है मैंने आपको बताया कितना गुना, 18 गुना फ्रेंड्स। ये बात आप ध्यान रखना, मान लो क्वेश्चन कभी डीपली पूछ ले तो ध्यान रखना है स्पैगनम नामक मास अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने में मतलब सोखने की क्षमता रखता है। इसी कारण जितने भी फ्रेंड्स माली वगैरह होते हैं ना, जो माली होते हैं आपने देखा होगा पेड़ की रखवाली करते हैं, तो माली इसका उपयोग जो करता है ना पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सूख जाए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे हम टेरिडोफाइटा की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात करेंगे? टेरिडोफाइटा। अब ये टेरिडोफाइटा क्या होता है, तो पहले एक बात समझ लो फ्रेंड्स, ये जो टेरिडोफाइटा होता है ना, इसमें क्या होता है, इस समूह के पौधे जो होते हैं नमीदार छाया स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता में पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है नमीदार छायादार स्थानों में पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि आपको इसमें इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, केवल हरियाली होती है। ठीक है, केवल हरियाली होती है। तो देखिए इसमें उन पौधों को रखा गया है जिनमें पुष्पों और बीजों का निर्माण नहीं होता, जबकि शरीर, जड़, तना, पत्ती में विभक्त होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि शरीर, जड़ और तना पत्ती में विभक्त होते हैं, बीजों का निर्माण नहीं होता, पुष्पों का निर्माण नहीं होता। कहाँ पाए जाते हैं? तो नमीदार स्थानों में पाए जाते हैं, जंगलों एवं जो आपके पहाड़ होते हैं उनमें इनकी अधिकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए
तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है, सिंपल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे। देखिए आगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, जो जल, खनिज लवण तथा भोजन का संवहन करते हैं, जिसे फर्न, साइलोटम आदि आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आते हैं? फर्न एवं साइलोटम आदि चीज़ें इसमें आती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो बीजाणु होते हैं ना, पौधे बीजाणु जितने भी होते हैं जनक होते हैं। ठीक है, और जनन की जो क्रिया होती है बीजाणु के द्वारा ही होती है। इस समुदाय में मैंने आपको बताया है कि एक मुख्यता क्या रहती है कि पौधे जितने भी होंगे ना बीजाणु जनक होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि बीजाणु जनक ही पौधे होते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे फ्रेंड्स आगे पुष्पोद्भिद के बारे में। तो आइए थोड़ा सा पुष्पोद्भिद को समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पुष्पोद्भिद, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं, जिसे 2 समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, यह 2 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा फ्रेंड्स? एक नग्न बीजी होता है और एक आपका आवृत बीजी होता है। ठीक है, नग्न बीजी और आवृत बीजी। अब समझ लो थोड़ा सा नग्न बीजी के बारे में। तो अगर नग्न बीजी की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो गौर करेंगे, इनके पौधे वृक्ष आरोही क्रम में होते हैं। ठीक है, इनके जो पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं आरोही क्रम में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यह परागण की क्रिया वायु द्वारा करते हैं। ठीक है, यह मर्दुभिद होते हैं। ठीक है, परागण की क्रिया किसके द्वारा करते हैं? वायु द्वारा। और इनकी मूसलें, जड़ें जो होती हैं ना पूर्णतः विकसित होती हैं। ठीक है, पौधे काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वनस्पति जगत का मैंने आपको बताया था, या नीचे बताऊंगा, चलो ठीक है, चित्रानुसार बताऊंगा। देखिएगा फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहता था कि एक्चुअल में इसकी वनस्पतियां कैसी होती हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंतर्गत आने वाला सबसे ऊंचा पौधा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, देखिएगा, दिख रहा है कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो लंबा सा होता है बिल्कुल। ठीक है, ऊंचा होता है, मैंने आपको बताया ऊंचा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स सिकोया सेम्परविरेंस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। आइए चर्चा करते थे। तो इसके अंतर्गत आने वाला पौधा, सबसे ऊंचा पौधा जो है क्या है, मैंने आपको बताया था पीछे, नाम सिकोया सेम्परविरेंस है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो फ्रेंड्स 120 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहते हैं, तो याद रखना फ्रेंड्स पुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है नग्न बीजी। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटा अनावृत बीजी जो है पौधा ज़ेमिया पिग्मिया है। ठीक है, क्या है? ज़ेमिया पिग्मिया। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे बात करेंगे। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। ऐसा महसूस होता है, ठीक है, कि पीले बादल बन जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म देख लो फ्रेंड्स, क्या देखोगे आप? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है? तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत फ्रेंड्स कितनी चीज़ें आती हैं? काफ़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत देखिए भोजन के रूप में, लकड़ी के रूप में, वाष्पीय तेल के रूप में, टेनिन के रूप में और रेजिन के रूप में। तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके समझते हैं। देखिए जिम्नोस्पर्म भोजन के रूप में अगर बात करूं तो साइकस की तनों से माड़, तो साइकस के तनों से माड़ निकाला जाता है फ्रेंड्स, और माड़ निकाल कर ना खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए इसे साइकस को सागोपाम कहा जाता है। ठीक है, लकड़ी देख लो आप, लकड़ी की अगर बात करूं तो जैसे चीड़ है, सिकोया है, देवदार है, आदि की लकड़ियों से हम फर्नीचर बना लेते हैं। ठीक है, वाष्पीय तेल की अगर बात करूं तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाल लिया जाता है। आपको पता होगा देवदार की लकड़ी से ड्रेस तेल निकाला जाता है फ्रेंड्स। क्या होता है, देवदार की जो लकड़ी होती है ना, मैंने आपको बताया कि जो देवदार की लकड़ी होती है ना, वैसे तो इसे सेड्रस बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेड्रस तेल निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर से लगा देना, वो उधर पहुँच गया है। ठीक है, तो सेड्रस तेल निकाला जाता है फ्रेंड्स। आदि बहुत सारे तेल निकाले जाते हैं, किससे? वाष्पीय तेल जो होते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे, देखो तो टेनिन ले लो। ठीक है, टेनिन,
तो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है। ठीक है, चमड़ा बनाने में और स्याही बनाने में मुख्य रूप से टेनिन काम आता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह सकता है आपसे, ठीक है, स्याही बनाने के रूप में क्या काम आता है, रेजिन, टेनिन या वाष्पीय तेल आदि सारे ऑप्शन दे दे, तो आपको यही याद रखना है कि टेनिन जो होता है ना स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन देख लो फ्रेंड्स क्या होता है, तो रेजिन की बात करें तो कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग क्या होता है, वार्निश ले लो आप, पॉलिश ले लो आप, पेंट आदि के रूप में किया जाता है। किसमें, वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे अब हम आवृतबीजी की। किसकी बात करेंगे, आवृतबीजी की। तो क्या होता है, इस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। ठीक है, किसके अंदर होते हैं फ्रेंड्स, बीज जो है ना फल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें, उनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, इस समूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं, जिसके आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया है या दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला कौन सा, एक बीजपत्री पौधे, दूसरा कौन सा है, द्विबीजपत्री पौधे। फ्रेंड्स ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। पीछे डायग्राम में भी मैंने आपको स्पष्ट कर रखा है। फ्रेंड्स आगे देखिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते क्या हैं। तो जैसे बात करूं, एक बीजपत्री पौधे, ठीक है, क्या एक बीजपत्री पौधे जिनके बीच में सिर्फ एक बीजपत्र होता है, वो क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री कहलाते हैं। मैंने आपको बताया, जिनके बीच में सिर्फ क्या होता है, एक बीजपत्र होता है, वो एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं तो इसके कुल के नाम भी होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर कुल के नाम मैंने नहीं दर्शाया, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्या पूछता है कि एक बीजपत्री कौन सा है, इसमें निम्न में से द्विबीजपत्री कौन सा है, इसीलिए मैंने आपको ये नहीं दर्शाया। अब जैसे देखिए, एक होता है कुल का नाम, अगर बात करूँ ना, तो जैसे लिलिएसी, क्या, लिलिएसी, एक मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, एक बीजपत्री का चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक बीजपत्री के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए लिलिएसी, लिलिएसी एक होता है फ्रेंड्स, क्या, एक होता है पाल्मी, एक क्या होता है, पाल्मी, एक होता है फ्रेंड्स आपका ग्रेमिनेसी। ठीक है, क्या होता है, ग्रेमिनेसी, तो ग्रेमिनेसी देखिए दिख रहा होगा ये। तो ये 3 प्रकार के कुल आपको दिख गए फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जो लिलिएसी के अंतर्गत आते हैं उसमें मुख्य रूप से लहसुन और प्याज आते हैं फ्रेंड्स। क्या आते हैं, लहसुन और प्याज। अगर पाल्मी की बात करूँ ना, तो इसमें सुपारी ले लो, सुपारी ले लो, ताड़ ले लो, नारियल ले लो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ग्रेमिनेसी में बात करूं तो इसमें गेहूं, मक्का वगैरह आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, गेहूं, मक्का वगैरह आ जाता है इसके अंतर्गत। तो ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहा था, एक बीजपत्री के। तो अब आइए थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ देखिए, एक बीजपत्री पौधे मैंने बताया जिनके बीच में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। ठीक है, जैसे लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूँ, मक्का, बांस, चावल, बाजरा आदि आ जाते हैं। ठीक है, अगर द्विबीजपत्री की बात करूं, द्विबीजपत्री की बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा होगा आपको द्विबीजपत्री। ठीक है, तो द्विबीजपत्री क्या होते हैं वो देखिए, जिनके पौधों के बीच में या बीजों में 2 पत्र होते हैं। ठीक है, जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसके 2 बीज होते हैं, लेकिन इसमें भी फ्रेंड्स क्या होता है कि इसके भी कुल के नाम होते हैं। ठीक है, कुल के नाम कैसे, जैसे क्रूसीफेरी। ठीक है, एक आता है आपका रूटेसी, देखिए क्रूसीफेरी। ठीक है, क्रूसीफेरी, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स रूटेसी, रूटेसी। ठीक है, तो ये 2 मैंने आपको बताया। जैसे क्रूसीफेरी के अंतर्गत क्या आता है, मूली, ये मैंने मूली लिख रखा है, मूली है, सलजम है, सरसों है, ये सब क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है। रूटेसी के अंदर जैसे बात करूँ तो इसमें नींबू आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, नींबू। तो ये क्या है, इसके कुल के नाम है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। तो द्विबीजपत्री आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप से क्या होता है, जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। मूली ले लो, सलजम ले लो, सरसों, कपास, भिंडी, गुड़हल, सूरजमुखी, नींबू, संतरा, मौसमी, तरबूज, खरबूजा, आलू, मिर्च, बैंगन, सेब आदि। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। फ्रेंड्स पादप आकारी की इसके बाद आएगा, उसकी नेक्स्ट क्लास में आगे लूँगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।